बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि आराम से बैठे होते हैं, लेकिन अचानक से उनकी टांगों में सनसनाहट, झुंझुनाहट और अजीब सी किस्म की दर्द महसूस होना शुरू हो जाती है। और जब तक वो अपनी टांग को हिला ना लें, तब तक वो दर्द जो है वो ठीक नहीं होते। और जैसे ही वो अपनी टांग को थोड़ी सी जुम्बिश या हरकत देते हैं, तो उनकी ये दर्द जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इस सारे प्रोसेस को हम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं या फिर बेचैन टांगों की बीमारी कहते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहत। आज की इस वीडियो में हम यही बात पे बात करेंगे कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम या बेचैन टांगों का बीमारी क्या है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, जिस्म के अंदर वो कौन सी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं जिसकी वजह से ये बीमारी लगती है और ये किन लोगों को ज़्यादा लगती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मजीद आने वाली वीडियो से आप मुस्तफीद हो सकें। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता क्या है। इसमें यह होता है कि जब भी आप फ्री बैठे होते हैं तो आपकी टांगों के अंदर सनसनाहट, झुंझुनाहट या जलन का या फिर दर्द का एक अजीब किस्म का एहसास रूनुमा होना शुरू हो जाता है। और ये एहसास जो है ये अमूमन शाम के वक्त जो है वो ज़्यादा होता है। और ये जब आप लेट रहे होते हैं या सो रहे होते हैं तो ये एहसास इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपकी नींद के अंदर खलल पैदा होता है। और जो है आप उठ के जब तक टांग को हिला नहीं लेते, ऐसा लग रहा होता है किसी ने आपके टांगों को बहुत ज़्यादा खींच लिया हुआ है, उसको जो है ऊपर से कोई समझ लिया थोड़े मार रहा होता है। और जब आप उसको हिला नहीं लेते तब तक आपको सुकून नहीं मिलता और नींद में खलल पैदा होने की वजह से आपका जो अगला सारा दिन है वो चिड़चिड़ापन और बेचैनी और उकताहट में गुजरेगा। इसका मतलब ये है कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो है वो हमारे असाब और पट्टों की एक बीमारी का नाम है जो कि इसकी वजह बनते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये क्यों बनता है और हमारे असाब और पट्टों के ऊपर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से जो है ये हमें टांगों को हरकत देने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो सबसे पहले जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में काम होता है वो है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल्स, जिसमें डोपामिन पहले नंबर पे है, उसकी खराबी हो जाती है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल है जो दिमाग के डिफरेंट खुलियात के दरमियान जो है पैगाम रिसानी का काम करता है। अब जो हमारी हरकत जो है टांगों की वो दिमाग के एक मखसूस हिस्से जिसे हम बेजल गैंग्लिया कहते हैं वो कंट्रोल करता है। तो हमारे जो बेजल गैंग्लिया है उसके जो खुलियात हैं उसमें डोपामिन की जो पैगाम रसाई है उसमें खलल पैदा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है हमारी टांगों को डिफरेंट किस्म के जो है गलत सिग्नल्स जाना शुरू हो जाते हैं। अमूमन हमारे दिमाग के अंदर जो है डोपामिन की मिकदार शाम के अंदर काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है हमारी हरकत जो है शाम को या रात के वक्त कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो लोग रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के या बेचैन टांगों के बीमारी में मुब्तला होते हैं उनके अंदर ये कमी जो है वो शदीद किस्म की सूरत इख्तियार कर जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो टांगे हैं और उनके पट्टों को डिफरेंट किस्म की जो सिग्नल्स हैं वो गलत सिग्नल जाने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको टांगों को दर्द, चुनचुनाहट, सुनसनाहट और ऐसा लगता है उनकी टांगों के ऊपर सीढ़ियाँ कीड़ियाँ चल रही हैं। दूसरे नंबर पे जो वजह है वो है आयरन की कमी। अब आयरन क्या करता है? आयरन हमारे जिस्म में डोपामिन की मिकदार को जो है वो बहुत बढ़ाता है और इसकी हसासियत को जो है बेहतर करता है। तो हमारा जो डोपामिन है वो एक दिमाग के हिस्से में बनता है जिसे सब्सटेंशिया निग्रा कहते हैं। तो आयरन की कमी की वजह से जो डोपामिन की मिकदार है उस एरिए में वो बहुत कम बनती है, जिसकी वजह से डोपामिन की जो पैगाम रिसानी का काम है वो काफ़ी मुतासर होना शुरू हो जाता है। तो जिन लोगों में आयरन की कमी होती है तो उनमें जो है डेफिनेटली उनमें ये बेचैन टांगों का बीमारी या फिर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की जो बीमारी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तीसरे नंबर पे वो लोग जिनकी ख़ानदान में किसी को मसला होता है, यानी कि जीनयाती तौर पे भी ये जिनके अगर ख़ानदान में एक या दो लोगों को मसला है तो हो सकता है कि वो भी प्रोन टू हो ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के पेशेंट बनने के लिए। तो जीनयाती अवामिल का भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसमें अमल दखल है। और चौथे नंबर पे जो वजह बनती है वो है हमारे जो
असाबी निज़ाम के अंदर खलल पैदा होना, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, उसकी हसासियत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अमूमन जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो अगर थोड़ी-सी जिस्म की हरकत या चोट है, उसको दिमाग को इतना महसूस नहीं करने को देता। लेकिन ये जो रेस्टलेस लग के सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं, उनका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा हसास होता है और वो छोटी-सी जुम्बिश या हरकत को भी जो है ना बढ़ा-चढ़ा के वो दिमाग को पहुँचाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दर्द और टाँगों के पट्टों को गलत सिग्नल भेजना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको तब तक सुकून नहीं मिलता जब तक आप अपनी टाँग को हिला नहीं सकते। तो बेसिकली रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के पेशेंट्स में 4 वजूहात बहुत अहम है। सबसे पहली वजह जो है वो ये कि उनमें डोपामाइन मिसफंक्शन हो जाता है, आयरन की कमी होती है, जिन्याती अवामल है और आखिर में जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसकी सेंसिटाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये मसला बनता है। अब किन लोगों में जो है इसके बनने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले वो लोग जिनको आयरन की कमी होती है, जैसे मैंने पहले से बताया। फिर वो हामला ख़वातीन, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में जाके हार्मोनल इम्बैलेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उनमें इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर ऐसे लोग जो गुर्दे के मरीज़ होते हैं या सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट होते हैं, गुर्दे ख़राब होते हैं, तो जिस्म में फाजिल मादे बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो उस वजह से भी जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन की मिक़दार डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तो वो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के पेशेंट होना प्रोन टू होते हैं। फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो कि शुगर के मरीजों में होती है, जिसमें उनकी नसें कमज़ोर हो जाती हैं, उनमें ये जो है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर न्यूरोपैथी, जिन लोगों में न्यूरोपैथी होती है और पट्टे कमज़ोर होते हैं, उनकी वजह से भी ये जो है वो जो है इसके रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब कुछ दवाएँ भी हैं जो इसको बढ़ा देती हैं, उसमें कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एंटी हिस्टामिन्स हैं, एंटी साइकोथेरेपी जितनी भी ड्रग्स हैं, वो भी इस बीमारी को बढ़ा देती हैं। अब इसका इलाज क्या है? इलाज के 2 तरीके हैं, एक तो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन और दूसरे नंबर पे कुछ दवाइयाँ भी हैं। लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन में सबसे पहले जो है वो आप आयरन की मिक़दार जो है वो बढ़ा दें अपने जिस्म को लिए। उसमें सबसे पहले रेड गोश्त है, रेड मीट जितना भी है या सुरख गोश्त, उसको बढ़ा दें। दूसरे नंबर पे पालक का इस्तेमाल बढ़ा दें या फिर दालें, खुश्क मेवाजात, ये सारे आपकी जिस्म में आयरन की मिक़दार को बढ़ा देंगे। दूसरे नंबर पे आप डेली एक्सरसाइज करें और अपनी जो है अपने आप को थोड़ा-सा स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें ताकि पट्टे जो हैं वो आपके मज़बूत हों। उसके अलावा अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो अपनी शुगर को कंट्रोल करें ताकि जो है आपकी शुगर कंट्रोल में रहे और पेरिफेरल न्यूरोपैथी ना हो आपको। अपनी नींद को जो है वो पूरा रखें, एक ही टाइम पे रोज़ाना सोएं और सुबह एक ही टाइम पे जागें। इसके अलावा जो है वो आप सोने से पहले गर्म पानी से नहा भी सकते हैं। इसके अलावा ठंडे और गर्म पानी की मालिश भी जो है वो अपनी टाँगों पे आप कर सकते हैं, जिससे जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब दूसरे नंबर पे जो है आप जो है किन चीज़ों से परहेज़ करना है, तो आपने अल्कोहल, कैफ़ीन और ये डार्क चॉकलेट्स जितनी हैं और कोलाज़ हैं या जितनी जंक फूड है, इनसे परहेज़ करना है, क्योंकि ये डायरेक्टली अफ़ेक्ट करते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को। तो इन चीज़ों से आप बिल्कुल परहेज़ करें। दूसरे नंबर पे कौन-सी दवाएँ हैं जो कि इसको कंट्रोल करने के लिए दी जा सकती हैं, तो सबसे पहले जो है उसमें डोपामाइन एगोनिस्ट हैं, जो कि डोपामाइन की कारकर्दगी को दिमाग में बढ़ा सकते हैं और उसकी कारकर्दगी को इम्प्रूव करते हैं। उसमें रोपेनिरोल या प्रामिपेक्सोल जो है वो आप लाज़मी दे सकते हैं। फिर आयरन सप्लीमेंट्स, लेकिन ये डॉक्टर के मशवरे के बगैर आपने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करने। दूसरे नंबर पे एंटी कन्वल्सेंट्स, जिनमें जो है ताकि आपके जो मसल्स की हसासियत है वो थोड़ी-सी कम हो जाए, जिसमें गाबापेंटिन बहुत अच्छी ड्रग है, लेकिन आजकल ये जो है नशे के तौर पे लोग, मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। और आखिर में अगर आपको नींद ठीक तरह से नहीं आ रही तो लो डोज़ बेंज़ोडाज़ेपीन, लेकिन ये सारी दवाइयाँ जो है आप किसी भी मुस्तनद डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना इस्तेमाल करने, वरना इनकी एडिक्शन होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अब बेतुकी दवाइयाँ खाना जो है वैसे भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और ख़ुद को खुद से डायग्नोज़ करना और फिर ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर देना, ये सबसे बड़ा नुकसानदेह है। थोड़ी-सी तर्ज़ ज़िंदगी में बेहतर ला के, थोड़ा-सा मुस्तनद डॉक्टर से मिल के अपनी बीमारी का प्रॉपर डायग्नोज़ बना के, ना कि खुद से खुद को डायग्नोज़ करके और सेल्फ मेडिकेशन करके आप अपने आप को नुकसान पहुँचा सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।